हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई सीरीज़ एक नए पेपर की MHI10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इसके 3 वॉल्यूम हैं मोटे मोटे से, एंड एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, 10-12 ही दिन है आई थिंक। सो बट आई प्रॉमिस जितना भी मुझसे होगा मैं उतने चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगी, आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ अर्बन हिस्ट्री। सो जैसे पूरा ही पेपर का नाम अर्बनाइजेशन है, तो हमें सारी की सारी सिटीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। एंशियंट सिटीज़, मेडिवल सिटीज़ एंड मॉडर्न सिटीज़, एंड अलग अलग हिस्टोरियंस के अप्रोच भी पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ स्टेट द चीफ मार्कर्स ऑफ एन अर्बन सेंटर। सो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है कि अर्बन सेंटर यानी किसी भी सिटी के जो फीचर्स होते हैं वो क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम ये सिटीज़ का जो चैप्टर है या सिटीज़ का पेपर ये पढ़ क्यों रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है अर्बन सेंटर। सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने पहले ही बताया है कि देखो, जो सिटीज़ की इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज के टाइम पे लोग विलेजेस से ज़्यादा सिटीज़ में रह रहे हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं था, बहुत कम ही पॉपुलेशन थी जो सिटीज़ में रहा करती थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप होती गई और एक हम इवोल्यूशनरी स्टेज से गुजरे। एंड आज क्या है कि हम इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर विलेजेस से ज़्यादा सिटीज़ में लोग रह रहे हैं। तो ये जो एक चेंज आया है ह्यूमन हिस्ट्री में, इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा चेंज है। So, इतने बड़े इस चेंज को हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। और साथ ही सिटीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें एक आर्ट, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, टोम्स, पैलेसेस, ये सब चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती हैं, विलेजेस में नहीं, सिटीज़ में दिखाई देती हैं। एंड उसी के साथ साथ सिटीज़ का एक दूसरा सीन भी है कि वायलेंस हमें ज़्यादा दिखता है, क्राइम दिखता है, अर्बन मासेस जो ज़्यादातर वहाँ पे लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सिटीज़ की इम्पॉर्टेंस है। तो अब आते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पर कि अर्बन सेंटर क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो मोहनजोदाड़ो, न्यूयॉर्क, दोनों ही सिटीज़ हैं, दोनों को ही अर्बन सेंटर्स कहा जाएगा। अब अगर हम फीचर्स देखें अर्बन सेंटर के, तो हम कंपैरिजन करेंगे विलेजेस से, रूरल सेटलमेंट से। तो अर्बन सेंटर्स में क्या होता है, लार्जर पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ़ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया, एक ज़मीन के टुकड़े पर कितने लोग रह रहे हैं। तो सिटीज़ में हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग रहते हैं। कैसे, क्यों, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, फ्लैट्स बनाने लगते हैं। तो एक ही ज़मीन, एक ही लिमिटेड लैंड ऑफ एरिया पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हुई है और कैसी हुई, हायर हुई। ग्रेटर सोशल हेट्रोजेनिटी है, हेट्रोजेनिटी यानी डिफरेंसेस हैं, सब अलग अलग क्लास के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई रिच है तो कोई पुअर है, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस करता है। तो यानी हमें एक हेट्रोजेनिटी दिखाई देती है यहाँ के पॉपुलेशन में। और जो अर्बन कम्युनिटी के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमें पता है गांव में होती है खेती बाड़ी, शहरों में खेती बाड़ी नहीं होती है। शहरों में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कैसी हैं, कमर्शियल हैं, रिलीजियस हैं, एजुकेशनल हैं, पॉलिटिकल हैं, अलग अलग तरह की स्किल दिखाई देती है हमें लोगों में, और जिससे एक तरह की हमें स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलती है। यानी हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी हैं, लोग जुड़े हुए हैं आपस में। किस वजह से, म्यूचुअल यूटिलिटी की वजह से। म्यूचुअल यूटिलिटी यानी एक दूसरे से उन्हें फ़ायदा है। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल के बराबर में ना आपको स्टेशनरी की शॉप भी दिखाई देगी। अब क्या है कि स्टेशनरी की शॉप वहाँ पर इसलिए खुली है क्योंकि स्टूडेंट्स को वहाँ पर नीड है उस चीज़ की। तो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफेशन हमें दिख रहा है कि स्कूल है तो हमें उसके बराबर में स्टेशनरी भी दिख रही है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, आस पास रहते हैं। दूसरा फीचर क्या है कि लोग यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जैसे कोई मैकेनिक है, कोई कारपेंटर है। तो अब इतना ज़्यादा जो हेट्रोजेनिटी है, डिफ्रेंसिएशन है, अब इन लोगों को ना बाइंड करने के लिए, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब इन लोगों को कोऑर्डिनेट कौन करता है, किंग्स करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, इन अलग अलग ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनकी डिमांड्स का ध्यान रखते हैं, ताकि आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन क्या होता है कि जो लोग कोऑर्डिनेट करने वाले हैं उन्हीं के हाथ में
पावर रहती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रूल्स बनाएंगे एंड लॉज बनाएंगे ताकि काम स्मूथली हो। बट इससे क्या होता है, हमें एक तरह का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाता है कि हर अर्बन सेंटर में ये फीचर है कि जो पावरफुल लोग हैं वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, और जो पुअर पीपल है उनके लिए ऐसे टास्क होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व हैं, जैसे कि लोअर क्लास के काम। सो अर्बन सेंटर में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि एग्रीकल्चर नहीं है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, रिचुअल सर्विस, ट्रेड। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, किंग या फिर स्टेट। रिचुअल सर्विस के लिए प्रीस्ट, एंड ट्रेड कौन करेगा, ट्रेडर्स। अब हम ये कह रहे हैं कि अर्बन सेंटर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्बन सेंटर का एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो अर्बन सेंटर बने हैं वो कहाँ से बने, इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ से निकल कर ही बने हैं। वहीं पर हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले जिससे कि अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ सोशली स्ट्रैटिफाइड थी और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थी, वहाँ पर हमें अर्बन सेंटर देखने को मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है, सोशली स्ट्रैटिफाइड थी मतलब कि वहाँ पर सोसाइटी में हमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, यानी कि कुछ लोग अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो कुछ लोग स्पेशलिस्ट भी हैं, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे कुछ लोग पॉटरी भी बना रहे हैं। एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हमें कैसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें कुछ एक तरह की पॉलिटी भी नज़र आती है, यानी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर लोगों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। जब ये लोग कौन, रूलर्स, स्पेशलिस्ट, मर्चेंट एंड रिच पीपल इन्हीं सोसाइटी में से मिलकर एक जगह इकट्ठा रहने लगते हैं, वहाँ बनता है हमारा अर्बन सेंटर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सरप्लस कैसे क्रिएट होता है ये बताना है, और इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है सिटी के इमर्ज होने में। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सरप्लस का मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो एक चीज़ हमने पढ़ी कि सिटीज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती, यानी फूड प्रोड्यूस नहीं होता। अब इसके लिए क्या है कि एक तरह से सिटीज़ किस पर डिपेंड है फूड के लिए, विलेजर्स पर डिपेंड है, रूरल एरियाज़ पर डिपेंड है। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो क्या होता था, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जो फार्मर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, वो क्या करते थे, बहुत कम ही अनाज उगा पाया करते थे जो कि सिर्फ उन्हीं की नीड को फुलफ़िल कर सके। लेकिन क्या होता था कि इस प्रोड्यूस में से जो पार्ट होता था उसको सिटीज़ के लोग ले लिया करते थे। तो ये जो पार्ट था जिसको जो सिटीज़ के लिए चला जाता था उसको सरप्लस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक समझने की चीज़ ये है कि सरप्लस का मतलब ये नहीं होता कि जो फार्मर्स ने जो खेती करके अनाज उगाया है तो अपने लिए रख लिया और उसके बाद जो बचा वो सिटीज़ वालों को देगा। नहीं, चाहे उनके लिए बचे ना बचे, जितना भी प्रोड्यूस गांव से सिटी में जा रहा है ना वो सरप्लस कहलाता था। अब चाहे वो विलेज वालों के लिए बचे ना बचे। तो इस सरप्लस की ना हमें कई टाइप्स देखने को मिलते हैं। कभी वो ट्रिब्यूट गिफ्ट की फॉर्म में दिया जा रहा है, कभी वो टैक्सेस की फॉर्म में किंग को दिया जा रहा है, कभी वो एक्सचेंज की तरह यूज़ हो रहा है कि अगर मर्चेंट से या क्राफ्ट्समैन से कुछ चाहिए तो उसके बदले में आपको ये सरप्लस देना पड़ेगा। तो तभी हमें एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है कि जो फार्मर्स होते थे उनके पास कुछ नहीं बचता था और जो भी होता था वो सारा टैक्सेस में चला जाता था। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अर्बन सेंटर्स जो थे वो विलेज एरियाज़ को एक्सप्लॉइट किया करते थे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। एंड कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो अर्बन सेंटर था वो एक तरह का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को रिफ्लेक्ट किया करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी अर्बन एरिया है जो कि बहुत फ्लरिश कर रहा है तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि जो उसके फीचर्स हैं, जैसे कि वहाँ का रूलर है, जो मर्चेंट्स हैं, सब जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो रूलर है वो कितना केपेबल है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रहा है, सबको कंट्रोल कर पा रहा है। तो इसीलिए हमें सिटीज़ कैसी दिखती हैं, एक तरह की हब ऑफ पावर नज़र आती हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि सिटीज़ के आने से हमें ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप चेंज होती हुई नज़र आती है। पहले होती थी ट्राइबल सोसाइटी जहाँ पर लोग एज अ फैमिली लोग रह रहे हैं और कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, बट अब आ जाती हैं स्टेट सोसाइटी जिसमें कुछ फैमिलीज़ के हाथ में पावर है और वो कुछ लोग कौन है, किंग्स हुए, प्रीस्ट हुए, ट्रेडर्स। Now let's move to question number 3. What is urban history? Why do we need to study urban history through the lenses of many disciplines? तो पहले हमें urban history का मतलब समझना है, फिर हमें समझना है कि दूसरे सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हमें इसको urban history को समझना क्यों ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे अगर हम अर्बनाइजेशन को जनरली समझते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई रूरल एरियाज़ से यानी गांव से अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन कैसे शिफ्ट हो गई, इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि वो प्रोसेस जिसमें रूरल वर्ल्ड
यानी कि गांव से ही प्रोड्यूस हुआ एक ऐसा सेटलमेंट जिसको हमने सिटी का नाम दिया, यानी गांव से ही बना है वो, रूरल एरियाज से ही प्रोड्यूस हुआ है। तो हमें दोनों ही डेफिनेशन को समझकर चलना है, दोनों ही डेफिनेशन इसमें आएंगी अर्बन हिस्ट्री में। एंड हमें क्या समझना है कि सिटीज़ को नहीं समझा जा सकता बिना रूरल हिंटरलैंड के, बिना विलेजेस के हम सिटीज़ को नहीं समझ सकते, और रूरल पेजेंट्री यानी जो फार्मर्स हैं उनको भी नहीं समझ सकते क्योंकि वो भी सिटीज़ पर डिपेंड है। सो अर्बन हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या आया कि ऐसी स्टडी जो हमें चेंजेस के बारे में बताएगी। अब चेंज किस चीज़ में, पॉलिटी कैसे चेंज हुई, डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई, कल्चर कैसे चेंज हुआ, मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से ये सेटलमेंट फॉर्म हुए, यानी ये सिटीज़ बन गए। तो ये जो स्टडी है इसको हम अर्बन हिस्ट्री कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, जो ये पूछता है कि अर्बन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी मेथड से स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है, यानी हमें अलग अलग सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इसको क्यों स्टडी करना है। सो जैसे एक टॉपिक है, अगर हमें ये समझना है कि दिल्ली में वाटर सप्लाई कैसे होती है तो हमें वाटर सप्लाई सिस्टम को समझना पड़ेगा। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग एरियाज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो और अलग अलग एरियाज से प्लस अलग अलग फील्ड से भी करेंगे। हम इंजीनियर्स की स्किल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से वाटर सप्लाई के लिए जो है वो चीज़ों को बनाया है। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न अर्बनिज़म समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, जैसे कि पावर स्ट्रक्चर्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हो गए, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है, इकोलॉजी ऑफ द रीजन हो गई, वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया। तो सोशल साइंस, जैसे कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से क्या होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो और डीप होती है। सो क्योंकि चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो हमें एक तरह की रिच इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अर्बन स्टडीज़ जो हैं, अगर रिच अर्बन स्टडीज़ को हम अचीव करना चाहें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास डाइवर्स सोर्सेज होंगे। एंड ये डाइवर्स सोर्सेज हमें मिलेंगे डाइवर्स डिसिप्लिन से, डाइवर्स सब्जेक्ट से। सो दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अर्बन हिस्ट्री को दूसरे डिसिप्लिन से समझने की भी कोशिश करें। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड फॉर द स्टडी ऑफ अर्बनिज्म। कंपैरेटिव मेथड, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब कंपेयर करते हैं तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमें समझ में आते हैं। जब हम अर्बन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सोसाइटीज़ में, नेशंस में और कॉन्टिनेंट्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। किस मेथड से? कंपैरेटिव मेथड से। इस मेथड में हम एम्पेरिकल डेटा कलेक्शन पर फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर, थ्योरी के बेस पर नहीं। जैसे कि फूड हैबिट्स क्या थी लोगों की, उनके हाउसेस की शेप क्या थी, कैसी ड्रेस पहनते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम क्या पता लगाते हैं, एक सभी सिटीज़ में कॉमन फीचर क्या था और कौन सी चीज़ें थी जो अलग अलग उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये कंपैरिजन हम लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम पर अप्लाई करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और चेंज होता है ना कि टाइम के बाद एक चीज़ है जो सेम चली आ रही है बट फिर ओवर द टाइम वो चेंज हो गई। तो कंपैरेटिव मेथड से हम पता लगाते हैं कि सभी सिटीज़ का कॉमन फीचर क्या रहा, कॉमन नीड्स क्या रही होंगी, जैसे कि फूड की, रॉ मटेरियल्स की। एंड इतना ही नहीं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है कि सिटीज़ के आने से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। क्या? जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो लोग थे, लोगों के बीच में एक ब्रिज आ गया, रिच अलग हो गए, पुअर अलग हो गए। कुछ लोगों के हाथ में पावर है, कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं है। लैंड लेबर को लेकर कंपटीशन, कैपिटल, पैसे को लेकर झगड़ा हो रहा है। जो लोग पावरफुल हैं वो रिच हो रहे हैं, उन्हें लैंड भी मिल गई, कैपिटल भी मिल गया। और जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सिर्फ पुअर पीपल के साथ नहीं, वुमेन के साथ भी, जो मार्जिनलाइज हैं, जो रिलीजियस ग्रुप हैं, सोशल माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी इतनी पावर नहीं है, उनके साथ क्या होने लग रहा है? डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? जब हम कंपैरेटिव मेथड को अप्लाई करते हैं किस चीज़ में? अर्बन हिस्ट्री को समझने में। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द आइडियाज़ ऑफ हेनरी
पेरेनी एंड मैक्स वेबर ऑन अर्बनिज्म। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्कॉलर के थॉट्स को कि उनका अर्बनिज्म को लेकर क्या कहना है। तो पहली चीज़, हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बन सेंटर्स फॉर्म हुए थे, एंड जब ये अर्बन सेंटर्स आए, ये इमर्ज हुए, तो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आए, जैसे कि पावर्टी, ओवर क्राउडिंग, अनसैनिटरी कंडीशंस। और ऐसा माना जाता है कि जो सिटी है ना, यही रूट कॉज है इन प्रॉब्लम्स का, कि इसकी ही वजह से मॉरल और फिजिकल डिके हुआ। अब हेनरी पेरेनी यूरोप में अर्बन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो कुछ लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ चेंज की बात करते हैं, कुछ चेंजेस की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि कुछ वॉर की वजह से क्या हुआ था, क्रूसेड वॉर्स जो हुई थी उसकी वजह से ट्रेड रूट्स ओपन हुए। ट्रेड रूट्स किस किस के बीच में ओपन हुए, यूरोप और एशिया के बीच में। तो लोग आपस में ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, ट्रेड का जो स्कोप था बहुत बढ़ गया, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ था। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कर गया और रिलीजन में चेंज आया। अब मैक्स वेबर का क्या थॉट है, ये बेसिकली बात करते हैं प्री मॉडर्न सिटीज़ की और रेनेसेंस सिटी की। ये कहते हैं कि प्री मॉडर्न सिटीज़ जो थी ना, वो बेसिकली क्या था कि वहाँ पर क्या होता था कि पॉलिटिकल पावर डोमिनेट करती थी, और ऐसी अर्बन कम्युनिटी होती थी जहाँ पे फोर्टिफिकेशन है, मार्केट है, कोर्ट है, एक पावरफुल प्रोफेशनल ग्रुप है, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में पावर है। और इन सब फीचर्स की वजह से वहाँ पर कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। एक तरह से इन प्री मॉडर्न सिटीज़ में पॉलिटिकल एलिट, जो अपर क्लास के लोग थे, जो पॉलिटी में थे, उनका डोमिनेशन था, और इकोनॉमी भी उन्हीं के हाथ में थी। एंड इसीलिए जो सिटीज़ थी, रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद, इनको स्कॉलर्स कैरेक्टराइज करते हैं एज पैरासाइटिक सिटीज़। Now last question is, what were the innovations introduced by the Chicago School in the study of urbanism? अब urbanism को समझने के लिए कुछ न्यू वेज लाए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। किसने किए, शिकागो स्कूल ने, यूएसए में। अब इन्होंने क्या किया, जो सिटी ऑफ शिकागो थी उसको अपना फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन चुना कि यहाँ पर हम लोग जो है अपनी साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आए, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लैंड यूज़ का क्या चेंज हुआ, वो सब इन्होंने अपनी स्टडी में दिखाया है। एंड जो एक नया इनोवेशन था, जो नया ट्रेडिशन आया था 1950 में, दैट वाज कल्चरल इकोलॉजी। अब कल्चरल इकोलॉजी का जो कंसेप्ट था उसमें ये था कि ह्यूमंस का इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटरेक्शन रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, यानी कि जो इन्वायरमेंट और जो कल्चर है ना, उन्होंने आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब उनका डिक्लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि जो फ्लड था वो आ गया था, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट डाउन कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका डाउनफॉल हो गया, वो डिक्लाइन कर गए। तो एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट और सिटीज़ दोनों एक दूसरे को आपस में इफ़ेक्ट कर रही हैं। जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि सिटीज़ का कितना बड़ा रोल है इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करने में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड डे बाय डे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिटी की नीड्स बढ़ती जा रही हैं, वाटर को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, या और भी चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। एंड इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। सो मॉडर्न सिटीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये अब इन्वायरमेंट हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुका है। नाउ वी एंड द चैप्टर हेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ सजेस्ट करना है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर एमए हिस्ट्री की आपको और वीडियोस देखनी है, सो यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।